अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम अपनी क्लास है, जस्ट 5 मिनट वेट करेंगे मैक्सिमम, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बच्चों चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने। अ, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं विद रेफरेंस टू प्रीवियस लेक्चर, बच्चों काइंडली पहले पूछ लो, फिर सेशन स्टार्ट के बाद ही हम डिस्कस करेंगे, बीच बीच में हम ब्रेक लगाएंगे। अगर क्वेश्चंस इनिशियली हैं किसी बच्चे के तो काइंडली आप पूछ लें, फिर मैंने आगे स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर के रेफरेंस या किसी भी रेफरेंस से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज पूछें। चलें, हम आगे चलते हैं बच्चों। आप लोगों को आवाज आ रही ना बच्चों? आवाज क्लियर है बच्चों आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। चलो बच्चों ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों। अच्छा बच्चों ऐसे है कि हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन तक पढ़ा था कि मॉडिफाई क्या क्या करते हैं। आज भी हमारा लेक्चर है वो आयरस पोर्टल के ऊपर है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, पिछले लेक्चर्स में जो एक दो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी। एक तो ओरिएंटेशन थी फर्स्ट में, तो वो आपको अवेलेबल है। जो सेकंड लेक्चर होगा, जो सेकंड था जिसमें आयरस पोर्टल हमने डिस्कस किया था, वो भी आप लोगों को आई गेस मिल चुका होगा। वो आप लोग देख भी सकते हैं और आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं उसको। अब थर्डली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब आगे आयरस का थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है। आयरस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ओके, आयरस के टेक्निकल एस्पेक्ट में सबसे पहले मैंने कहा कि आप लोगों ने जो भी काम करना है वो सब का सब होगा एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर। 75% आपकी जितनी भी चीजें हैं वो एफबीआर के पोर्टल पे ही, मतलब इसी आयरस पोर्टल पे और एफबीआर की वेबसाइट पे ही कंप्लीट हो जाएंगी, विद रेफरेंस टू योर इनकम टैक्स पर्टिकुलरली। सेल्स टैक्स भी सारा का सारा पोर्टल पे ही अवेलेबल है, वो भी तकरीबन 75% इसी पोर्टल से मैनेज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम सम अदर थिंग्स, बाकी सारा का सारा एफबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने ये बताया था बच्चों आप लोगों को कि आप लोगों ने एक्ट और ऑर्डिनेंस यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैं स्क्रीन पे आप लोग नजर आ भी रही होगी। यहाँ पर जाओगे बच्चों, यहाँ पर एक्ट और ऑर्डिनेंस जो भी लेटेस्ट ऑर्डिनेंस है आपने वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। यहाँ से क्लिक करोगे तो आपके पास ऑर्डिनेंस खुल जाएगा। ये बेसिकली था। इसी तरह यहाँ पे सेल्स टैक्स भी पड़ा है, एफईडी एक्ट भी पड़ा है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो इस्लामाबाद का वो पड़ा है, और रिस्पेक्टिव कोई और अगर लॉज हैं, पुराने लॉज जितने के जितने भी हैं सारे के सारे तकरीबन यहाँ पे पड़े हैं। अगर कुछ और आपको इससे भी ज्यादा पुराना चाहिए तो आपको बुक से रेफर करना पड़ता है। जो बुक्स हैं वो मैं बता देता हूँ। बुक्स, दो बुक्स बहुत अच्छी हैं, एस एस राम वालों की और हुजैमा एंड इकराम वालों की। तो वो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो बेसिकली बेयर एक्ट्स हैं और वो काफी डिटेल्ड होते हैं। वो सिंस 2001 जो ऑर्डिनेंस है और 1979 के जो सिक्के हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है कि सिंस 2001 से क्या क्या अमेंडमेंट आई, उस वक्त से लेके अब तक सारी अमेंडमेंट उन बुक्स में मौजूद होती है। तो अगर किसी ने बुक्स लेनी है तो वो हुज़ैमा एंड इकराम में ज्यादा रेकमेंड करूंगा एज कम्पेयर टू एस एस सलाम। तो एस एस सलाम भी बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। बेयर एक्ट्स वो कॉस्टली पड़ती हैं बच्चों आप लोगों को, लेकिन मैंने जो लेक्चर पढ़ाना है, मैंने जो पढ़ाना है मोस्टली आपको जो ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे पास ऑर्डिनेंस, उसी से पढ़ाऊंगा। उसमें भी आपके कोर्स कंटेंट के हिसाब से काफी कुछ अवेलेबल है, मतलब जिससे भी कह लो सारा का सारा मैं यहीं से कवर कर लूंगा इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं बच्चों। मैंने इनकम टैक्स पे क्लिक करूंगा बच्चों, मेरे पास आयरस पोर्टल खुल जाता है। बच्चों एनोटेट नहीं करना स्क्रीन पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज एनोटेट ना करिएगा। ठीक है। अच्छा, एओपी के लॉ भी इंक्लूडेड है पोर्टल पे? नहीं बच्चे, एओपी का लॉ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एओपी का लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो सेपरेट आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं अदील भाई। अच्छा, अब इसको मैं लॉग आउट कर दूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको पहले अपना लॉगिन कर लूं। यहाँ से मैंने आपको न्यू रजिस्ट्रेशन समझाई थी बच्चों, ई इनरोलमेंट समझाई थी, फॉरगॉट पासवर्ड होगा, एंटीन इंक्वायरी समझाई थी कि एंटीन इंक्वायरी बच्चों आप लोगों ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल से करनी है। उसके अलावा एक्टिव और नॉन एक्टिव टैक्स पे स्टेटस वो भी आप लोग यहीं से चेक कर सकते हो। ये चीजें बेसिक थी। फिर आईआरएस पोर्टल पे हम जब जाते हैं तो इसके अंदर अ, जैसे मैं अपना आईडी कार्ड डालता हूँ, बेसिक चीजों की कवरेज के बाद आप लोगों को मैंने मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन बताया था बच्चों। जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन है वो कैसे होगा, वो यहाँ से होगा।
आपने सोल प्रोप्राइटर बनना है वो यहाँ से होगा। आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, बिजनेस ऐड करना है, और वो सारा बिजनेस एम्प्लॉयर के साथ लिंक करना है। तो वो सब कुछ इसी मॉडिफिकेशन के थ्रू पॉसिबल है, और वो आप कर सकते हैं। कोई भी बच्चा करना चाहे कर सकता है। अब अगली चीज बच्चों, एक चीज करते हैं, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन। अगर आई गेस मैंने लास्ट लेक्चर में शायद नहीं, ये नहीं हुआ था, तो इसको जरा देख लेते हैं। इस पे मैं बच्चों एप्लीकेशन में फॉर्म में जाके सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन पे मैं बच्चों क्लिक करता हूँ। एक ड्राफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। आ, फैसल बच्चे वीडियो ऑफ कर देते हैं बच्चे। मैं इसको डिलीट कर दूँ। आई गेस मैंने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है आपको, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन बच्चों कवर कर ली थी ना हमने। सर नहीं, मैंने आज ज्वाइन किया है। अगर आपने पहले बढ़ा दिया तो काइंडली 2 मिनट सेल्स टैक्स पहले मैं रजिस्ट्रेशन के लिए सेल्स और टैक्स की कर दीजिए रजिस्ट्रेशन सर। कवर कर देता हूँ बच्चे। यही सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन है। ये 14(1) का फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन टैब पे मैंने क्लिक किया, फॉर्म्स में 14(1) का फॉर्म आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे आगे वही फॉर्म खुल गया। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या नॉन मैन्युफैक्चरर हूँ, दोनों टैब में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं नॉन मैन्युफैक्चरर पे जाऊंगा। अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ सर ये जी। माजरत के साथ ये हमने कवर नहीं किया था। चलो, मैं स्टार्ट से ही मैं क्लासेस ले रहा हूँ और रजिस्टर्ड हूँ। ये कोई हमने मसला कवर नहीं किया था। कोई मसला नहीं बच्चे, वो दूसरी क्लास में मैंने पढ़ा दिया होगा ना, इसलिए वो मेरे पास ड्राफ्ट में पड़ी है। तो कोई नहीं, मैं अभी कवर करवा रहा हूँ बच्चों। तो 14(1) पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे आगे ये बच्चों पेज खुल गया है। इस पेज पे खुलने के बाद मेरे आगे दो टैब्स आ रही हैं, मैन्युफैक्चरर और नॉन मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करूंगा तो उसका स्कोप थोड़ा डिफरेंट है, नॉन मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करूंगा तो उसका स्कोप डिफरेंट है। कि मतलब सर्विस प्रोविजन में नॉन मैन्युफैक्चरर में जाऊंगा, और मैन्युफैक्चरर में जाके अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उसके एम्बिट में मैं डालूंगा इन्फॉर्मेशन। तो वो टैक्सेशन अकॉर्डिंगली मेरे स्टेटस के हिसाब से होगी। मैन्युफैक्चरर होगा तो सेल्स टैक्स एक्ट लग जाएगा, नॉन मैन्युफैक्चरर होगा तो सेल्स टैक्स एक्ट भी लग सकता है, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी लग सकता है। तो मेरा ये चीज डिफाइन करता है कि मैं किस स्कोप में जाना चाह रहा हूँ। मेरा जिस तरह का बिजनेस होगा उस तरह की चीज पे मैं क्लिक करूंगा। कंपनी के लिए भी यही प्रोसीजर है। कंपनी भी इसी 14(1) फॉर्म के थ्रू ही अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करती है। और चाहे कंपनी हो, इंडिविजुअल, एओपी, सब के लिए जो भी है उसके लिए यही फॉर्म है, क्योंकि उसको एट द बिगनिंग सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला करता। आगे चलते हैं बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद बैंक अकाउंट है। यहाँ पर प्राइमरीली बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन के बगैर मैं आगे, मतलब जिसे कह लो कि ये मैंडेटरी है, हर किसी को डालना चाहिए। यहाँ पे मैं प्लस को क्लिक करता हूँ, ये सेम वैसे ही बैंक अकाउंट है जैसे कि आपने मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन के टाइम पे डाला था। जैसे लेट से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेरा अकाउंट है, फॉर्म है, करंट अकाउंट है, जो भी है मेरे पास। इंस्टीट्यूशन है, लेट से मैं कर देता हूँ HBLF8। अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो इसने बता दिया HBLF8 मरकज इस्लामाबाद। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो कहता है कि मुझे अकाउंट नंबर बताओ। मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, कोई भी, जो भी मेरा अकाउंट नंबर होगा तो ही ये होगा। अकाउंट नंबर के बगैर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला करता। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। अकाउंट नंबर मैंडेटरी है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स टैक्स। ये PKR रुपीज मैंने कर लिया। ओपनिंग डेट, जिस डेट को मेरा बैंक अकाउंट ओपन होगा उस डेट को मैंने डालना है। कैपेसिटी एज ए ओनर हूँ, 100% मेरा शेयर होगा। अब मैं इसको ओके करूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल जो है वो गलत डाली हुई है। या मैं क्योंकि सैलरी प्रोवाइडर हूं तो इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है। अगर मैं बिजनेस में होता तो मुझे ये एरर ना देता। अगर मैं बिजनेस प्रोवाइडर हूँ, क्योंकि मेरा एमबीटी सैलरी है तो इसलिए मैं सैलरी में डाल रहा होता हूँ। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? चलें आगे चलते नो हैं। सर, ऑल क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। बिजनेस सेम वही बिजनेस, जो मेरा बिजनेस का नाम होगा, जो मैं मॉडिफाई करके आया होऊंगा मेरा मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन की वजह से। यहाँ पर मेरा बिजनेस ऑलरेडी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, तो अपने बिजनेस का नाम लिख दूंगा। जो भी मेरा बिजनेस है मैं उसके हिसाब से चल लूंगा। मेरा ऑनर हूँ, इस पे मेरा सेल्स टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स है।
FED लगता है कि नहीं लगता, प्रिंसिपल एक्टिविटी भी मेरी यही है, सेम वैसे का वैसा कोई भी मेरा बिजनेस है तो मैं उसको सिलेक्ट करके कर लूंगा, और सिलेक्ट कर लूंगा जिस डेट से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों, वो करूंगा, यहाँ पे ओके करूंगा तो मेरा बिजनेस ये ऑलरेडी एड अप हो गया, इसको मैं ओके कर रहा हूँ तो ये मेरा बिजनेस एड अप हो गया। इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है कि इसमें मैंने बिजनेस प्रॉपर्टी डालनी है, कि किस बिजनेस पे मेरी प्रॉपर्टी चल रही है, यहाँ से मैं प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगा कि जो मेरे कारोबार का बिजनेस, जिस जगह पे मेरा हेड ऑफिस है या जो भी ऑफिस है, मैं उसको क्लिक, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी एक से ज्यादा ऐड हो सकती है। तो ये सारी की सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि हम एनटीएन के मॉडिफिकेशन पे हमने क्लियर की थी। अगली चीज है कि यूटिलिटी, इस यूटिलिटी के अंदर मैंने यहाँ पर अपना बिजली का बिल डालना है, कि मेरा अगर कोई कमर्शियल मीटर है तो वो मैं यहाँ पर अपनी इसकी डिटेल डालूंगा। लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, टाइप क्या है मेरा, कमर्शियल यूटिलिटी है, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, रेफरेंस नंबर जो भी मेरा है मैं वो डाल लूंगा यहाँ पे, प्रोवाइडर मेरा जैसे कि इस्लामाबाद है, आईएसको आ जाएगा, कनेक्शन डेट जिस डेट से मेरा बिजली का मीटर लगा है उस डेट से मैं डाल लूंगा। तो जो भी मेरे घर पे जो भी मेरे ऑफिस पे बिजली के डिटेल्स, बिजली के मीटर की डिटेल्स डली हुई हैं, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसकी रीजन क्या है, द क्वेश्चन इज रीजन क्या है। कुछ कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनका, जैसे कि रिटेल आउटलेट्स होती है, रिटेलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं उनका जो सेल्स टैक्स होता है, जो रिटेलर्स होते हैं बच्चों उनका जो सेल्स टैक्स है वो चार्ज होता है थ्रू देयर इलेक्ट्रिसिटी। उनका जो बिल आएगा, जो सेल्स टैक्स होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के अंदर चार्ज होके आएगा, तो वो अकॉर्डिंगली वहीं पे डिक्लेयर हो रहा होता है। तो यहां पर जो है इस जगह के सिनेरियो के अंदर सेम वही चीज है, हमने अपने यहाँ पे डालेंगे सो दैट कि हमारा कमर्शियल लगा हुआ है और वहां पे बिजली में आना है कि नहीं आना, दैट सब्जेक्ट ये डिफरेंट चीज है, बट हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे जब सेल्स टैक्स आएगा इंशाल्लाह। तो ये इसीलिए यहाँ पर ये चीजें इंफॉर्मेशन लिखना मैंडेटरी है। अगली बात करते हैं बच्चों, कोई यहाँ पर आगे आ रहा है अटैचमेंट टैब। अटैचमेंट टैब में बैंक का सर्टिफिकेट आ रहा है, बिजली के मीटर की तस्वीरें आ रही हैं, बिजनेस प्रेमिसेस की तस्वीरें आ रही हैं, पिक्चर्स ऑफ मशीनरीज, अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो फिर मैंने पिक्चर ऑफ मशीनरी डालनी है, और अगर मैं इंपोर्टर होऊंगा तो मैंने बिल्स ऑफ लेडिंग, लिस्ट ऑफ एचएस कोड्स टू बी इंपोर्टेड यहाँ पे मेंशन करूंगा। जो जो चीजें मैंने, अगर इंपोर्टर होऊंगा तो मैं मेंशन करूंगा कि ये मैंने इंपोर्ट का कारोबार करना है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। जैसे यहाँ पर ये लिस्ट आ रही है कि मैंने कोई भी फाइल अटैच करनी है, जैसे लेट से कि ये कोई भी मैंने अटैच कर दी है, तो ये अब अटैच हो जानी चाहिए, हो गई है, तो इसको मैं ओके करूंगा तो ये अटैच हो रही है। इसी तरह यहाँ पे प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो कोई भी चीज जो भी अटैच करना चाहता हूं मैं यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा, ये मैं ओके कर रहा हूँ। तो सिमिलरली सारी जो चीजें हैं अटैचमेंट्स वगैरह वो इस तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएंगी, जो जो अटैचमेंट्स है यहाँ पे करूंगा। इसी तरह प्रॉपर्टी आ रही है, जो भी प्रॉपर्टी थी उसको मैं चेक बॉक्स करूंगा, कोई ऐड करनी है प्रॉपर्टी तो यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकता हूँ बच्चों। एट्रीब्यूट है मेरा कि मेरा टेम्परेरी STRN चाहिए या परमानेंट चाहिए, मुझे टेम्परेरी नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट चाहिए। डू यू वांट टेम्परेरी सेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर, नहीं, मुझे परमानेंट चाहिए। तो दैट्स मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ, प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव करूंगा, सबमिट करूंगा, तो मुझे सेल्स टैक्स नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। चूंकि मैंने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना, इसलिए मेरे लिए ये एप्लीकेशन फरसुदा है, आपको दिखाने के लिए है। तमाम बिजनेस इंडिविजुअल्स, AOP, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, सोल प्रोप्राइटर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं सेल्स टैक्स में थ्रू दिस फॉर्म। और ये फॉर्म और मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन का फॉर्म मोर और लेस सेम होते हैं, कोई स्पेशल चीज नहीं है। सिर्फ यूटिलिटी इसमें ऐड अप हुई हुई है कि बिजली की और बिजली के अटैचमेंट्स जो है वो ऐड अप हुई है, बाकी सारी की सारी वही की वही चीजें हैं जो वहां पर थी, जो मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन में डल रही हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन है बच्चों तो विद ड्यू रिस्पेक्ट बच्चों स्टार्ट कर लो क्वेश्चन, इसके ऊपर फॉर्म में किसी को कोई मसला है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो बताए। अच्छा, एक बच्चे का, उमर बच्चे क्वेश्चन है, हु हैज टू अप्लाई फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। बच्चे
वही बच्चों एनोटेट नहीं करना। अच्छा, किसने अप्लाई करना है, जो बिजनेस में जो के सेल्स टैक्स की सर्विसेज में फॉल कर रहा है, सेकंड शेड्यूल में आ रही है, जिसका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, वो मैं बढ़ाऊंगा रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स में। कि किसने रजिस्टर होना है। अभी फिलहाल रजिस्टर कैसे होना है ये मैं बता रहा हूँ। तो मुझे जो है सेक्शन 23 है, कौन सा है सेल्स टैक्स एक्ट का, बच्चे वो पढ़ लो तो आपको कवर हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बच्चे बोलो। मैं सर निसार बात करूं पिशावर से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एनटीएन, और अगर अगर बंदे एक एनटीएन, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास एनटीएन है, तो वो अगर फाइलिंग अगर अपनी सेल टैक्स इनवाइसेस डालना चाहेगा तो वो एनटीएन के बिहाफ पे डाल सकता है। तो एनटीएन और रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क हुआ है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में? बच्चों पहले सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ करता था, वो एनटीएन से डिफरेंट हुआ करता था। अब सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और एनटीएन सेम हो गए हैं। दूसरी बात, वो क्यों डालेगा, कैसे डालेगा, मतलब क्यों डालनी है, वो डालनी बच्चे सेल्स टैक्स उस बंदे के नाम पे लाजमी इसलिए होती है क्योंकि उसके बिहाफ पे टैक्स की इंफॉर्मेशन चली जाती है कि इस बंदे का मैंने इतना टैक्स काटा है या इस बंदे को मैंने इतना टैक्स पे कर दिया है। उसी के अगेंस्ट फिर इनपुट टैक्स हम क्लेम कर सकते हैं। ये कवर हो जाएगा सेल्स टैक्स में इंशाल्लाह। समझ आ गई है बच्चे? थैंक यू सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। असनैन भाई आपका सवाल है सर, यूटिलिटी के सेक्शन में जो आपने बात बताई थी कि बिल से ही चार्ज होगा रिटेलर्स के लिए। बच्चे सेक्शन 3 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट वो ये कहता है कि कुछ जो रिटेलर्स हैं जिनको पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगवाने की जरूरत, क्योंकि वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम उनकी सेल्स है या एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम उनका एरिया है जहां पर उनकी दुकान है, तो उनका जो वो कमिश्नर को एप्लीकेशन दे के ये कह सकते हैं कि उनका जो बिजली उनका जो सेल्स टैक्स है, क्योंकि वो कंप्लायंस नहीं कर सकते, वो प्रॉपर उनकी इंफॉर्मेशन नहीं वो लिख सकते कहीं पे, तो जो भी मतलब ये जैसे कंपाइलेशन है ये वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजों के लिए वो फिर ये करे कि वो अपने जो बिजली का बिल है उसी के अंदर सेल्स टैक्स चार्ज करवा लिया करे। तो जब सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा उसके बिल के अंदर, तो फिर उसकी सेल्स टैक्स की जो पेमेंट है वो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हो जाया करेगी। सेक्शन 3 है सेल्स टैक्स एक्ट का, उसके आखिरी 2-3 सेक्शन में ये लिखा हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद एसआरबी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अदील बचे नहीं बचे अदील, इसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, एसआरबी की सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। ये सेल्स टैक्स एक्ट की रजिस्ट्रेशन है और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इन इस्लामाबाद उसकी रजिस्ट्रेशन है। ये एसआरबी की रजिस्ट्रेशन नहीं है। उस इस एनटीएन के बाद, इस सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बाद या इस सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन ना भी लो तो उस बेसिस पे आप वहां पर सिंध में अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के एनटीएन लेने के बाद। तो ये इस तरह है। अच्छा, जिसने रेज हैंड किया हुआ है बच्चे बोलो। मिर्जा इम्तियाज, बच्चे बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, वालेकुम। मेरे दो तीन क्वेश्चन है। एक तो मुझे बताइएगा ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किन के लिए है, और दूसरा क्या हम यूटिलिटी बिल से एक से ज्यादा भी कनेक्शन ऐड कर सकते हैं, हाँ और क्या? तीसरा क्या सुई गैस का कनेक्शन भी इसी में ऐड होगा, और चौथा ये कि टेम्परेरी जीएसटी का पर्पस क्या है। थैंक यू। ठीक है बच्चे, बिजली का बिल आप एक से ज्यादा ऐड कर सकते हो। एक ऐड करना चाहिए, पर्पस ये होता है कि आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके, और अगर सेल्स टैक्स रिटेलर को चार्ज होना है तो इसलिए वहां पे चार्ज हो जाए हो सके। गैस का बिल भी यूटिलिटी आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रिटेलर के तौर पर रजिस्टर होते हो तो उसके लिए वो कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की इंफॉर्मेशन दे, सो दैट कि हम सेल्स टैक्स है आपका थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपसे ले लिया करें। और एक सवाल था आपका, और क्या सवाल था? अच्छा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का टेम्पररी पर्पस। रजिस्ट्रेशन इसलिए करते हैं कि बाज़ औक़ात हमें पाकिस्तान में कुछ इंपोर्ट करते हैं, लेट से डैम बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इक्विपमेंट आता है,
इक्विपमेंट आने के बाद वो अपना पर्पस करता है, खुदाई शुदाई करनी है, कुछ भी करना है, वो करने के बाद वापस भेज देते हैं हम उसको। तो ऐसे बाजुकात कुछ गुड्स होते हैं जो पाकिस्तान में टेम्परेरी तौर पर रजिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद उनका पर्पस खत्म हो जाता है तो उनको वापस भेज दिया जाता है, तो इसलिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराते हैं सेल्स टैक्स में। और किस किस ने रजिस्टर होना है, सेक्शन 23 है, कौन सा मुझे वर्ड भूला हुआ है, सेक्शन भूला हुआ है सेल्स टैक्स एक्ट का, वो देख लेना बच्चे। उसमें लिखा हुआ है कि जिसकी सालाना जो टर्नओवर है वो एक सर्टेन लिमिट लिखी हुई है, उससे ज्यादा होगी तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, या पिछले साल या एक साल अगले ऑनवर्ड वो प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसकी सेल्स इससे ज्यादा हो सकती है, तो उसको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी लाजमी है। तो ये पर्पजेज होते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? ओके सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बच्चे। सर मैंने अक्सर देखा हुआ है कि अक्सर एक बंदे के पास रजिस्टर्ड होता है सेल टैक्स में, एनटीएन में, लेकिन वो कुछ 1 साल 2 साल बाद वो अपना नाम चेंज कर देता है सर। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? नाम चेंज कर लेता है? सॉरी बच्चे, मेरे पास अपने बिजनेस का जो नाम है वो चेंज कर देता है सर। फॉर एग्जांपल निसार ट्रेडर्स है, वो 2 साल काम कर रहा है एनटीएन, सेम एनटीएन पे, लेकिन फिर कुछ दिन 1 साल 2 साल बाद निसार ट्रेडर को वो चेंज करते खान ट्रेडर कर देता है। बिजनेस वही होता है, बिजनेस का जो नेम है वो चेंज कर देता है। इसके पीछे कोई लॉजिक है सर? ताकि टैक्स ना लग सके ना, नाम बिजनेस चेंज हो गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस नाम ये एक फेक तरह से चीजें हैं, छुपने के लिए चीजें होती हैं। एफबीआर ने पहुंचना है तो उस बंदे तक आराम से पहुंच सकता है, क्योंकि सारी ट्रेल निकल सकती है, एनटीएन से सारी ट्रेल निकल आती है। चाहे एक एनटीएन नंबर चेंज नहीं होगा, दुनिया जिधर से उधर हो जाए, एनटीएन नंबर नहीं चेंज हो सकता। एनटीएन नंबर जो एक दफा अलॉट हो गया वही है, सेल्स एक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो अलॉट हो गया वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, आप नाम चेंज करते हो, बिजनेस का नाम मॉडिफाई करते हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे जनरली स्पीकिंग, लेकिन वो एक बेवकूफ करने के लिए तरीके सोचते हैं, होता ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। इमरान बच्चे बोलो, कोई मसला नहीं बच्चे। जी सर, ये जो आपने इसमें बताया था कि ये जो हम एंट्रीज करते हैं, इसमें ये प्लीज़ थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया स्टार्टिंग का, ये कौन से ऑप्शन में जाके आपने बताया ये, इस थोड़ा सा ये प्लीज़ अगर। हाँ हाँ बच्चे, क्यों नहीं। अच्छा, आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन के बाद रजिस्ट्रेशन की टैब पे बच्चे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन की टैब पे ये आ रहा है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरीली थ्रू सिंप्लीफाइड सेल्स टैक्स फॉर्म है जो भी है, 14(1) का फॉर्म होता है, 14(1) के थ्रू आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन होती हो, ये फॉर्म आप सबमिट करते हो। तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेट से मैंने क्लिक किया तो ये वही पेज खुल गया जो मैंने आपको दिखा रहा था अभी। ठीक हो गया बच्चे? जी ठीक है सर, थैंक यू। देखो मैं, अच्छा वकास बच्चे बोलो। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे अगर मुझे एफबीआर की तरफ से आता है कि जी आपने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करानी है सेल्स टैक्स में, हाँ और बिजनेस मेरा फॉर एग्जांपल 5 साल से रन कर रहा है, लेकिन अभी जो है मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो मैं आज से सेल्स टैक्स भरना शुरू करूंगा या मुझे पिछले पूरे 5 साल का सेल्स टैक्स भरना है? जब से, एक मिनट रुकना बच्चे, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। अच्छा बच्चे, जब से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ना, जब से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तब से टैक्स पे करना आप पे लाजमी है। ठीक है, अच्छा, जी चाहे वो ठीक है 5 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 1 साल हो, अब आपने इससे रजिस्टर नहीं रजिस्ट्रेशन की करवाया, डेट से। रजिस्ट्रेशन अच्छा अच्छा। नहीं करवाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेल्स टैक्स आप पे बनता नहीं है। अगर आप रजिस्टर नहीं भी होते तब भी आपको डिपार्टमेंट कह देता है कि इस आइटम पे सेल्स टैक्स बनता था, आपने क्यों चार्ज नहीं किया और क्यों हुकूमत के खजाने को नुकसान पहुंचाया है, तो आप पे सेल्स टैक्स बनता है और आप ये सेल्स टैक्स पे कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू। बिलाल सर इस बच्चे, पे बिलाल बच्चे, इस मैं रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बेफिक्र रहो। मैं रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया आपकी, सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बेफिक्र रहो बच्चे। जी बच्चे बोलो, कौन बोल रहा था? मैं सर निसार।
सर हाँ मैं इस पे अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह भाई ने बात की है कि 5 साल का वो पीछे अगर जाएगा तो अपना सेल टैक्स जमा कराएगा, तो इस पे कोई पेनल्टी या कोई चार्ज इस पे आएगा, डिफॉल्ट सर चार्जेस? डेफिनेटली आएगा बच्चे। आपने चोरी किया हुआ है ना टैक्स, समझो बात को। आपने 5 साल के लिए 5 साल आप मेरा टैक्स ही नहीं दे रहे, आप चोरी करके बैठे हो। आप खा रहे हो टैक्स, या आप टैक्स चार्ज नहीं कर रहे जिस पे टैक्स चार्ज होना चाहिए था। जब आप सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ना शुरू करोगे ना, मैं समझाऊंगा कि सेल्स टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स में ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि रजिस्ट्रेशन के बाद लगता है। तो जब कहीं लिखा नहीं हुआ तो इट मीन्स कि फ्रॉम द बिगिनिंग लगेगा, जब से आप बिजनेस कर रहे होते हो। ठीक है बच्चे, ओके और बॉस, थैंक यू। कोई मसला नहीं। जवाब बच्चे, कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो माइक म्यूट कर दो बच्चे। जी सर, सवाल है मेरा। पूछो। आवाज आ रही है सर? सर मैं एक सर्विस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हूँ, यूनिवर्सिटी से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बिजनेस करते हैं, किसी शॉप वाले से हम परचेजिंग करते हैं, तो वो हमें सेल्स टैक्स चार्ज करता है, जबकि हम सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो किस तरह से हमारे एनटीएन पे या हमारे सेल टैक्स पे वो टैक्स जमा करवाते हैं? क्योंकि वो होगा तो हमारा ही ना, हम हमसे उसने लिया है वो टैक्स। बच्चे देखो, बात सिंपल सी है। अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल नहीं हो तो आप जो सेल्स टैक्स आपको चार्ज हो रहा है वो कंज्यूमर को ही चार्ज होना होता है। जो एंड यूजर होते हैं ना उस आइटम का, सेल्स टैक्स जी जी। ये उसी ने करना होता है। ये कानून। अच्छा। ठीक है। अब उसने उसने जो चार्ज करना है वो बल्क अनरजिस्टर्ड के थ्रू चार्ज, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि वो अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहा है तो उसको वो नहीं कर। तो जो भी ऐसे आइटम जो अनरजिस्टर्ड को सेल हो रहे होते हैं, अनलेस वो बिजनेस हो, बिजनेस होगा तो फिर टैक्स का रेट फर्क है। अगर बिजनेस के हम्म। अलावा अनरजिस्टर्ड है जो कि एंड यूजर होगा, तो उस पर नॉर्मल सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। और अकॉर्डिंगली वो फिर उसी की कंप्ला वो हमसे कलेक्ट भी कर लेगा। ठीक ये है सर, कानून थैंक है। यू। ठीक है जी, तलहा बच्चे बोलो। सलाम सर। वासलाम। सर दो सवाल है मेरे। एक तो अगर किसी के पास कमर्शियल मीटर ना हो, नॉन मैन्युफैक्चर हो, मैन्युफैक्चर में तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि कमर्शियल मीटर उसके पास मौजूद हो। अगर किसी के पास नॉन मैन्युफैक्चर में कमर्शियल मीटर मीटर मौजूद ना हो तो उसका क्या सिनेरियो होगा? दूसरा, कि बिजनेस एड्रेस के अंदर अगर किसी का फॉरेन एड्रेस भी मौजूद है, सॉरी, अगर किसी बिजनेस एड्रेस में फॉरेन एड्रेस भी मौजूद हो। फॉरेन एड्रेस भी मौजूद है, अच्छा, तो वो नॉन रेजिडेंट है क्या? क्वेश्चन ये है, आगे बच्चे। अगर नॉन रेजिडेंट हो, तो वो उसका पाकि- उसकी ब्रांच यहाँ भी हो और बाहर भी हो, ठीक है, और वो सर्विस प्रोवाइडर हो, आप ये वो कहना। सर्विस प्रोवाइडर हो। नहीं, दो सर, दो अलग अलग सवाल है। ठीक है, पहला सवाल ये है कि अगर कोई किसी के पास कमर्शियल तो मीटर कोई, ना हो। पहली बात, अगर कमर्शियल मीटर नहीं है तो फिर भी आप मीटर की डिटेल्स डाल दोगे तो सेल्स टैक्स अकॉर्डिंगली उसके अंदर लग के नहीं आएगा, आप सेपरेट रिटर्न के थ्रू चार्ज करोगे सेल्स टैक्स। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी बंदे की ब्रांच यहाँ भी है, वो भले मैन्युफैक्चर है या नॉन मैन्युफैक्चर है, और उसकी एक ब्रांच फर्ज करें दुबई में या किसी यूके में भी है, तो वहाँ का एड्रेस भी डालना लाजमी होगा? नहीं बच्चे, पाकिस्तान का एड्रेस डालोगे। ठीक है सर, थैंक यू। पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है जस्ट। ठीक है फॉरेन, सर। फॉरेन सोर्स इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल ही नहीं है। सर अभी आप जब एड्रेस डाल रहे थे तो उसके अंदर एक फॉरेन एड्रेस का मेरे पास टैब बराबर में था, उसके ऊपर जस्ट नजर पड़ी थी, तो उस वजह से मैं पूछ रहा ये आप ये कहना चाह रहे हो ना, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। आप ये कह रहे हो एनी अदर प्रॉपर्टी, ये कहना चाह रहे हो, ये वाला आप कहना चाह रहे हो कि ये फॉरेन आ रहा था। ठीक है ना? हूँ। जी सर। इसमें कोई मसला नहीं बच्चे, जो एड्रेस है वो डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, थैंक यू।
वकास बच्चे कोई और क्वेश्चन है या कंफर्टेबल हो बच्चे, या आप रेज हैंड हुआ है आपका? नहीं नहीं, थैंक यू सर, बस मुझे रजिस्ट्रेशन का यही सवाल पूछना था, थैंक यू। व्हाट अबाउट साइबर स्पेस बेस्ड बिजनेस विदाउट अ फिजिकल लोकेशन? साइबर स्पेस बच्चे आप ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हो एडवोकेट भाई? बच्चे सबको आवाज आ रही है ना? आप लोगों को एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही। जी जी, आ रही है सर। अच्छा, यस आ रही है, यस। अच्छा एडवोकेट बच्चे, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो और ऑनलाइन बिजनेस के दौरान आप, अगर आप कहना चाहते हो कि आप फॉरेन आप कहीं पे जिसे कह लो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बाहर के मुल्क, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब मैं अगर बात करूं सिंपल सी, कि जैसे अमेजोन का कारोबार कर रहे होते हो या कोई ऐसा वैसा कारोबार कर रहे हो, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो रेलेवेंट प्रोविंस क्या कहता है, सेल्स टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके ऊपर अभी जिसे को लॉ मैच्योर नहीं हुआ। लॉ जिस चीज पे मैच्योर है वो ये है कि पाकिस्तान से बाहर सेल्स टैक्स लग ही नहीं सकता। सिंपल सी बात ये है। तो सेल्स टैक्स सिर्फ पाकिस्तान या उस टेरिटरी के अंदर लगता है जहां पर वो रजिस्टर्ड है या जहां पर वो कारोबार कर रहा है। अगर कारोबार पाकिस्तान से बंदा बाहर कर रहा है तो उस पे सेल्स टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करता है कुछ भी, तो उस पे सेल्स टैक्स लग सकता है रेलेवेंट जगह पे। लेकिन देखना पड़ेगा कि वो सर्विस किस नेचर की है, उसके अकॉर्डिंगली सेल्स टैक्स उसका है। हुजैमा बच्चे आपका क्वेश्चन है सर, अगर कोई जनरल स्टोर है तो वो किस तरह सेल्स टैक्स पे करेगा? बच्चे बिजली के बिल के थ्रू, यही तो बता रहा था सर। ई इनरोलमेंट में एड्रेस कैसे चेंज होगा? बच्चे जो पुराना एड्रेस है वही डालना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको वही जो एफबीआर जाके चेंज करवा लो तो बेहतर है। विदिन थ्रू वेबसाइट ट्रेड एंड सर्विसेज विद इन पाकिस्तान थ्रू वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। तो बच्चों आप अगर ट्रेड एंड सर्विस विद इन पाकिस्तान करते हो, थ्रू सोशल मीडिया कर रहे होते हो, तो आप अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करोगे और वहां पर डिक्लेयर करोगे रेलेवेंट प्रोविंस की। तो जो भी होगा, अगर सर्विसेज का मैटर प्रोविंस का मैटर होता है, तो वहीं पे आप अपने आप को रजिस्टर करोगे और वहीं पे सेल्स टैक्स दे रहे होगे। तो इसमें ये मैंने जो बात की है ना, दैट इज प्योरली फॉर सेल्स टैक्स एक्ट, जो कि गुड से डील करता है और गुड से या इस्लामाबाद के अंदर डील करता है, नॉट फॉर एनी अदर प्रोविंस। आई मीन ई नंबर वाला इंडिविजुअल है तो उसके पूरा एड्रेस है, ही वांट्स टू चेंज हाउ ही कैन, अगर उसके बच्चे मॉडिफाई, अगर ई इनरोलमेंट करनी है तो एड्रेस, बच्चे वही तरीका है ना, मतलब जो एनटीएन इंक्वायरी करो बच्चे, एनटीएन इंक्वायरी करने के बाद आप एड्रेस अगर वही का वही है और आप कह रहे हो चेंज करना है, अगर चेंज करना है तो मॉडिफिकेशन से होगा, अगर मॉडिफिकेशन से नहीं, मॉडिफिकेशन बच्चे अगर समझ आ गई है तो वो देख लो, पिछला लेक्चर देख लो। मॉडिफिकेशन में एड्रेस चेंज हो सकता है, ई इनरोलमेंट में एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। ई इनरोलमेंट में वही एड्रेस रहेगा जो पहले आपका एड्रेस था, याद रखना बच्चे। और सैयद उसामा भाई क्लियर हुआ है बच्चे आपका? और एडवोकेट भाई मसले क्लियर हो गए हैं? अच्छा, किसने रेज हैंड कर दिया है? जी उसामा भाई बोलो। सर मेरा सवाल ये था कि अगर एक ई इनरोलमेंट क्लाइंट हो और उसने जो है पहले से उसने जो एड्रेस दिया हुआ था वो दिया हुआ था, अब उसको अपना नया एड्रेस अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें एफबीआर ही जाना पड़ेगा या मॉडिफिकेशन के थ्रू हो जाएगा? मॉडिफिकेशन के थ्रू हो जाएगा ना। ओ, ओके सर, मैं देखता हूँ। थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। बच्चे अभी मैंने पढ़ाया आपको, 3 टॉपिक्स हो गया हमारे। मॉडिफिकेशन आ गया और एनटीएन रजिस्ट्रेशन आ गया, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन आ गया। अब सेल्स टैक्स का मॉडिफिकेशन जो मैन्युफैक्चरर है वो मॉडिफाई भी आप कर सकते हो, जैसे आपने रजिस्टर पहले किया था। अब बच्चे थोड़ा सा आगे करें, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करेंगे बच्चे। लेट मी असिस्ट यू अगेन बाय रीफ्रेजिंग माय क्वेश्चन। बच्चे एडवोकेट भाई आप ना काइंडली आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लो,
दैट वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर के आप जिस तरह कर रहे हो ना। बाय रिफ्रेजिंग माय क्वेश्चन, आप बिजनेस विद इन इस्लामाबाद when a person A sells good without a commercial address just by sitting at home, बच्चे how he can, मतलब आप जरा try to understand the difference between selling through online or selling by having a physical address। अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस है बच्चे, तो आप उसको, आप तो फिर सेल नहीं करें ना। आप अगर दो बातें होगी, अब इसमें दो बातें, जरा आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं जरा आपको समझाता हूँ। एक बात है बच्चे कि आपकी शॉप है, उसके थ्रू सेल कर रहे हो, आप गुड सेल करते हो, वहां पे सेल्स टैक्स लग जाएगा, सेल्स टैक्स एक्ट लगेगा, वो स्टोरी क्लोज, ठीक है, सेपरेट कर लो उसको। एक स्टोरी है कि आपने ऑनलाइन, आपका अपना कारोबार है, ऑनलाइन अपना कारोबार है, लेट से जीन्स का कारोबार है, और आप थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू सेल करते हो। बट पॉइंट इज कि सेल तो आप गुड्स ही कर रहे हो ना। तो जब आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आप सेल्स टैक्स एक्ट में आओगे, और आप अकॉर्डिंगली सेल्स टैक्स की रिटर्न के थ्रू टैक्स दोगे। आप रिटेलर तो ना हुए ना, रिटेलर रिटेलर की तो रिटेल आउटलेट हुआ करती है ना। तो आप तो एक बिजनेस ओनर हो, और आपकी एक, जिसे कह लो कि एक प्लांट है या जो भी है आपके घर में, तो आप मैन्युफैक्चर के जुमरे में चले जाओगे, आप रिटेलर नहीं हो। तो उस, आप मुझे सिनेरियो ना जो है ना, आप इस सिनेरियो में फिर आगे तीन चार सिनेरियो निकल आएंगे कि आप, फिर आप कहोगे मैं रिटेलर हूं तो फिर क्या होगा, या इस तरह के। तो काइंडली अगर आप अनम्यूट कर लो और मुझे बताओ, तो मैं बारी बारी क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूँ, ठीक है। अगर फिर थोड़ी देर बात करने तो थोड़ी देर बात कर लेना, मैं, हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर जाते हैं। एडवोकेट साहब, कुछ क्लियर हुआ या एट द एंड? चलो डन बच्चे। अच्छा, अब मॉडिफिकेशन करनी है, वही मॉडिफिकेशन का तरीका है बच्चों। ये बिल्डर, ग्रीनफील्ड और परचेजर और डेवलपर, ये बच्चों खुद ही क्लिक करके अपने अपने लॉगिन करके चेक कर लेना, सेम पैटर्न वही है, कोई और इसमें डिफरेंस नहीं है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जैसे पैटर्न है वैसे ही है। इसमें रजिस्ट्रेशन में और टैब्स आ रही हैं। अब मैं एप्लीकेशन में क्लिक किया है, फॉर्म्स के नीचे एप्लीकेशंस पे, ये है बच्चे सबसे पहले एप्लीकेशन आ रही है 236C, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज कंस्ट्रक्टेड इन पाकिस्तान, विच इज बिल्ट इन पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ, कि कोई भी जिसे कह लो फलाही बहबूद के लिए काम करती है, फॉर जनरल वेलफेयर के लिए काम करती है, तो वो बना करती है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है ये तो मैंने बताया, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, दैट इज वेरी, जिसे कह लो, लेंथी प्रोसेस। आप सबसे पहले कोई भी एक एनपीओ बनाते हो, लेट से आप एनपीओ बनाते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो थ्रू ट्रस्ट एक्ट, जो कि चल रहा है अब। पहले सोसाइटीज एक्ट चला करता था, कोऑपरेटिव हाउसिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट चला करता था, वॉलंटरी वेलफेयर वेलफेयर एक्ट चला करता था, अब वो खत्म हो गया, अब ट्रस्ट एक्ट आ गया, चैरिटेबल एक्ट आ गया, डिफरेंट एक्ट्स आ गए 2020 में, 2021 में, तमाम प्रोविंसेस में। तो वो प्रोविंस डील करते हैं उन एक्ट्स को सबसे पहले, या फिर आप एससीसीपी के थ्रू। तो इन तीन चार प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप एफबीआर में लेके जाते हो, वहां पर आपको एक एनटीएन अलॉट होता है। जैसे सिंपल एक कंपनी को एनटीएन अलॉट होता है, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म को अलॉट होता है, इसी तरह एक जो भी रजिस्टर्ड होगा किसी भी इदारे से, उसको एनटीएन मिल जाता है। एनटीएन मिलने के बाद आप एक, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट एक काम करते हो, तो उसके लिए आपको 236 की एप्लीकेशन या 236 का स्टेटस लेना जरूरी होता है। ये स्टेटस बताता है कि आपकी जो फर्म है, एओपी है, कंपनी है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। जो 36 के स्टेटस लेने से पहले काफी कंप्लाइंसेस होती हैं, काफी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपके अगर पास पैसे हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे, किधर जाएंगे, आपका पर्पस क्या है पैसों का, मतलब आपको सारी कंप्लाइंस करनी पड़ती है। फिर एक सर्टिफिकेट होता है पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी, वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है पीसीपी का, या फिर एफबीआर खुद से पीसीपी का भी सर्टिफिकेट दे सकता है, और उस सर्टिफिकेट आपको इस एप्लीकेशन में एनेक्स करना होता है। फिर पिछले 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स लगाने पड़ते हैं, और अगले 3 साल के प्रोजेक्टेड अकाउंट्स भी लगाने पड़ते हैं। उन सब की बुनियाद पे सारा कुछ स्क्रूटनी होने के बाद आपको 236 का स्टेटस मिलता है।
उस 236 के स्टेटस की बुनियाद पे बच्चों, ये मैं एप्लीकेशन खोल नहीं रहा, आगे जरा बता रहा हूँ, ये मैंने अभी सिर्फ ये बताया कि स्टेटस कैसे मिलता है। इस स्टेटस मिलने के बाद अब मैं विथहोल्डिंग टैक्स पे क्लिक कर रहा हूं। यहां पर एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया है, एप्लीकेशन है, बच्चे म्यूट कर दो ना। इस 236 की बुनियाद पे आप अपने आप एग्जम्पशन लेना चाहते हो। लेट्स से कि इसमें एप्लीकेशंस काफी तरह की इसमें आ रही हैं, ये विथहोल्डिंग टैक्स के अंदर, तो आपकी एग्जम्पशन किसके अंदर फॉल करती है? अब जैसे कि 159 जो आ रहा है, जहां जहां पे 159 आ रहा है, जहां जहां पे वो डील करता है विद एग्जम्पशन। 236 का स्टेटस मिलने के बाद जहां जहां पे विथहोल्डिंग टैब में 159 आ रहा है, वो टैब आप ऑप्ट कर सकते हो आफ्टर गेटिंग द स्टेटस ऑफ 236। तो जिधर भी आपका टैक्स लगता है, ये बेसिकली एग्जम्पशंस है। एग्जम्पशंस का मतलब ये है कि कुछ कुछ इनकम्स पे अगर आप एक सर्टन, जिसे कह लो कि एक क्राइटेरिया होल्ड करते हो कि आपकी इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट है, उस बुनियाद पे आप आगे से, जिसे कह लो, अपनी इनकम पे टैक्स कम होता है उन पे, तो वो आप स्टेटस ऑप्ट कर सकते हो। बट आपके पास 236 होगा तब ही ये होगा। इसके अलावा ये काफी एप्लीकेशंस है, यहाँ पे एप्लीकेशंस काफी ज्यादा है, ठीक है। सो ये जो एग्जम्पशन है, जो कंपनी जिसमें डील करती है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एग्जम्पशन क्लेम कर सकती है, अगर उसके पास सर्टेन क्राइटेरिया हो। अदरवाइज वो इसको ऑप्ट नहीं कर सकती। तो रजिस्ट्रेशन टैब में 236 का जो आया हुआ है, उसका पर्पस ओवरऑल जो है वो अपनी इनकम को एग्जम्प्ट कराना है, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे, वो लोगों की बहबूद का काम कर रहे होते हैं। अगर 236 के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चे, तो काइंडली पूछो। सर 236 का मिलने के बाद हम एग्जामिशन की रिप्लाई करेंगे विद होल्डिंग में, या इसी दौरान कर सकते हैं, 236 के नहीं, दौरान ही? इसी दौरान नहीं कर सकते, मिलने के बाद ही मिलती है एग्जम्पशन। ओके सर। अच्छा, चले आगे चलते हैं बच्चों। एप्लीकेशन एक, अच्छा, अब आगे है बच्चों, या किधर चला गया, आगे है बच्चों। इसी तरह अब आपने आपकी विड्रॉ होनी है, आपने विड्रॉ करना चाहते हो, अब आपकी प्रॉफिट अर्निंग कंपनी होगी तो आप विड्रॉ कर लेते हो। इसी तरह कुछ और चीजें आ रही हैं, वो मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन टू परमिशन फॉर परमिशन टू चेंज इन अकाउंटिंग मेथड, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, obtaining सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस अंडर रूल वगैरह वगैरह। ये तीनों चीजें मैं बच्चे वर्बली बता रहा हूँ। आप लोग बाज औकात पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं, उनका नॉर्मल टैक्स ईयर होता है फ्रॉम 1 जुलाई से 30 जून तक का। तो अब वो कंपनीज क्या करती हैं कि पाकिस्तान में नॉर्मल टैक्स ईयर है, कोई कंपनी बाहर से आई हुई है या कोई कंपनी पाकिस्तान में है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ऑप्ट कर रही है या किसी भी और मुल्क की कंपनी को ऑप्ट कर रही है, तो उसने जो अपनी पेरेंट कंपनी है, जो बाहर की मुल्क की कंपनी है, जो मेथड वो ऑप्ट कर रही है, वो यहाँ पर भी ऑप्ट करना चाहती हैं। उसको ऑप्ट करने के लिए उनके पास लॉ अलाउ करता है कि अगर वो अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वो एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे चल रहे थे, तो वो अब कैश बेसिस अकाउंटिंग कंसेप्ट पे चल सकते हैं। अब एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और कैश कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में समझा देता हूँ, कैश बेसिस अकाउंटिंग वगैरह ये समझा देता हूँ बच्चों, सुन लीजिएगा। एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ये होता है, फॉर एग्जाम्पल
एक मेरे पास एम्प्लॉई है, लेट से अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त तक वो मेरे पास काम कर रहा है, और मैंने आज जब 15 अगस्त हो गई है तो मुझे पता चल चुका है कि ये 30 तक मेरे पास रहेगा। तो उसके ज़हन में रखते हुए मैंने बजटिंग कर ली है और अपने पास एक्सपेंस बुक कर लिया है कि 1 सितंबर को मैंने इस एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। तो उसके सैलरी का एक्सपेंस मैं आज बुक कर सकता हूं। आज अगर 15 अगस्त है तो मैं बुक कर सकता हूं। इसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अब मैं ये बेसिक्स बता रहा हूँ। और अगर मेरा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो ये है कि 15 अगस्त को अगर मेरे पास एम्प्लॉय काम कर रहा है तो मैं उसको अपने पास एक्सपेंस बुक नहीं कर सकता। मैं एक्सपेंस तब ही बुक करूंगा जब मैं उसको पेमेंट करूंगा। तो इस तरह अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग को आप चेंज कर सकते हो बाय एप्लीकेशन टू कमिश्नर फॉर, और उसके साथ रीजन स्टेट करके। तो मैं अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर सकता हूं। इस तरह स्पेशल टैक्स ईयर ऑप्ट करना है। मेरा पाकिस्तान में चल रहा है 1 जुलाई से 30 जून तक का। अब मैंने जिस कंपनी के साथ, या मेरी पेरेंट कंपनी बाहर के मुल्क है, वो चलती है एज पर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब जब वो डिफरेंट उसका टैक्स ईयर है तो मैं एफबीआर एप्लीकेशन दूंगा कि मेरी कंपनी बाहर, मेरी पेरेंट कंपनी वो ये टैक्स ईयर ऑप्ट करती है, तो मुझे आसानी होती है अगर मैं उसके साथ चलूं, क्योंकि मुझे दो दो दफा ऑडिट करना पड़ेगा, दो दो दफा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो काइंडली मेरे लिए आसानी क्रिएट करें और मुझे स्पेशल टैक्स ईयर ऑप्ट करने दें। तो एफबीआर अलाउ कर देता है। शुगर मिल्स का पाकिस्तान में टैक्स ईयर डिफरेंट है, स्टील इंडस्ट्रीज का पाकिस्तान में टैक्स ईयर डिफरेंट होता है। इसी तरह जो टेलीकॉम कंपनीज है उनका टैक्स ईयर डिफरेंट होता है। तो वो ये जितनी भी चीजें हैं वो एप्लीकेशन देके कमिश्नर को अपने आप को ऑप्ट करवा सकते हैं इन डिफरेंट टैक्स ईयर। तो ये ऑप्ट हो जाता है बाय एप्लीकेशन ऑफ गिविंग साउंड रीजनिंग। अब कोई बंदा जिसका कारोबार खत्म हो जाए तो वो एप्लीकेशन कमिश्नर को दे सकता है कि मेरा कारोबार खत्म हो गया, काइंडली मेरे कारोबार का एनटीएन खत्म कर दें। तो वो एप्लीकेशन देगा, उसका ऑडिट होगा फाइनल, और उसके बाद उसका कारोबार का डिसकंटिन्यूएशन का नोटिस आ जाएगा। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर में चले गए हो तो वापस नॉर्मल टैक्स ईयर में भी आ सकते हो, इसमें भी कोई मसला नहीं। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस भी आप ले सकते हो, ये भी सिंपल है बच्चों, इसको देख लेना। एक और है, अब एक अगली 2-3 एप्लीकेशन है, जरा समझा देता हूँ। आप लोगों में से काफी बंदे एम्प्लॉई होंगे किसी भी कंपनी के। उस कंपनी के एम्प्लॉई जो आप लोग हो बच्चों, उस कंपनी का एक प्रोसीजर है कि हर एक गवर्नमेंट एंटिटी क्या कहते हैं, बच्चों जस्ट अच्छा, हर एक एंटिटी, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे जैसी मर्जी हो, उसने अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए एक फंड बनाना है, सो दैट कि अगर वो बंदा रिजाइन करता है कल को, तो जब वो रिजाइन करेगा तो उसको एक सर्टेन अमाउंट प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, सुपरएनुएशन फंड, पेंशन फंड, कोई भी पेंशन अमाउंट मिल जाए, प्रोविडेंट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो उसके फंड में कंपनी हर महीने कुछ पैसे डालती रहेगी। तो उसके लिए लॉ कहता है कि आपने कम से कम एक ना एक बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ योर एम्प्लॉइज, एक फंड बनाना है। आप वो फंड बना लेते हो। अब फंड जब बन गया, फंड रजिस्टर्ड हो जाएगा ट्रस्ट एक्ट या चैरिटीज एक्ट के तहत, वो रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद आप एनटीएन ले लोगे। एनटीएन लेने के बाद आप लोगों ने उस फंड को रिकॉग्नाइज करवाना है बच्चों। ये लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सुपरएनुएशन फंड, एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रेचुटी फंड और स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड। तो ये 4 तरह के फंड्स जो है, इनको आप, और प्रोविडेंट और पेंशन फंड भी इसी में किसी में आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। आप इन्हीं फंड्स को
आप रजिस्टर करवाने के बाद आप रिकग्नाइज भी एफबीआर से करवाओगे। जैसे 236 का स्टेटस सेपरेट मिलता है, इसी तरह प्रोविडेंट फंड या इस तरह के फंड्स का स्टेटस सेपरेट मिला करता है। अब ये क्यों लेते हैं हम? जब हम बिजनेस इनकम पढ़ रहे होंगे तो मैं ये बताऊंगा कि ये हमने इसलिए रिकग्नाइज करवाया था। याद रखना, मैं जब बिजनेस इनकम पढ़ा रहा हूँ मैं यही जगह पे जाऊंगा और बताऊंगा बच्चों कि इस पर्पस के लिए मैंने रिकॉग्नाइज करवाया था। वो बिजनेस इनकम तक का रुकिएगा, लेकिन एप्लीकेशन कैसे देते हैं? थ्रू दिस पोर्टल, सिंपल एप्लीकेशन है। जस्ट क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरा तो आ नहीं रहा क्योंकि मैं बिजनेस इंडिविजुअल नहीं हूँ। अब मैं वैसे इसलिए, मेरा क्योंकि बिजनेस नहीं है तो इसलिए आ नहीं रहा, अदरवाइज यहाँ पे वो पर्सन आ जाता। खैर जो भी है, एप्लीकेशन इसी तरह दी जाएगी और सिंपल लिखा जाएगा कि मैंने ये रिकग्नाइज करवाना है, तो मैंने रिकग्नाइज कर दें तो वो रिकग्नाइज कर देता है। रिकग्निशन के लिए 236 का स्टेटस या इस तरह के स्टेटस की जरूरत नहीं होती, वो इतना मसले नहीं हुआ करते, बस एम्प्लॉयज की डिटेल देनी होती है। तो बच्चों अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछो बच्चे, मैं आपको आंसर करता हूँ। अच्छा, अदील शौकत भाई आपका क्वेश्चन है दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सैलरी के कैश बेसिस मेथड एंड अदर। बच्चे जो जनरल मेथड है ना, एक्रूअल कंसेप्ट, वो आप लोगों के लिए वैसे ही ऑप्ट होता है, एफबीआर वैसे ही ऑप्ट रखता है, उसको मसला नहीं होता। लेकिन आप कोई स्पेशल मेथड अडॉप्ट करना चाहते हो तो वो भी अडॉप्ट हो सकता है। फंड स्लेट नॉट शोन, फंड स्लेट नॉट शोन, वीवो बच्चे क्या कहना चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। सर जी आपने अभी बताया ना प्रोविडेंट फंड ऐड कर सकते हैं, तो वो शो नहीं हो रहा था कि कहाँ जाके ऐड करना है। मतलब सॉरी, मुझे सर समझ नहीं जी आया। बस ये देखो ना, ये एप्लीकेशन यहाँ से जाएगी, ऐड कहाँ करना है? सॉरी, ऐड का मुझे बताओ। जी जी अभी आप बता रहे थे ना कि अगर आपने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड वगैरह ऐड करना है ऐड नहीं तो करना बच्चे, रजिस्टर करवाना है या प्रोविडेंट फंड उनको सहूलत देनी है, ये मतलब था बेसिकली। अगर मैंने कोई ऐड का वर्ड दिया हो तो मुझे याद नहीं मैंने किस पर्पस के लिए यूज किया है, लेकिन ये कि ओवरऑल पर्पस होता है कि अच्छा, वो जो प्रोविडेंट फंड है ना बच्चे, वो उसका सेपरेट एनटीएन होगा। कंपनी का जो एनटीएन है वुड बी सेपरेट, और जो प्रोविडेंट फंड है उसका उसका एनटीएन सेपरेट होगा। जो एनटीएन सेपरेट होगा उसी पर एप्लीकेशन जाएगी। सर इसका बेनिफिट क्या हुआ सर? अगर हमने पीएफ का अपने एम्प्लॉयज को पीएफ अगर फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड करवा भी दिया है, तो यहाँ पर इसकी वैलिडेशन के लिए क्या क्या जरूरत है सर? अगर हम यहाँ पर करवाएं सर, इसका बेनिफिट क्या है? कंपनी को क्या है या इंडिविजुअल को क्या है सर? कंपनी को तो मैंने वही कहा था बिजनेस इनकम में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने क्वेश्चन क्या, मैं बता देता हूँ। जब कंपनी होती है उसका रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, या ग्रेचुटी या सुपरएन्यूएशन या पेंशन फंड या जो भी है, जो भी फंड रिकग्नाइज होता है। अब प्रोविडेंट फंड चलता कैसे है? होता यह है कि एम्प्लॉय की सैलरी में से लेट से 10% कट जाता है। 10% कट के साइड पे, यानी 1 लाख का 10%, 1 लाख सैलरी है तो 10% वैसे काट लेते हैं बेसिक सैलरी का, तो 10,000 रुपए। और एम्प्लॉयर जो है वो अपनी जेब से 10,000 देगा, मतलब कंपनी अपनी जेब से 10,000 रुपए देगी, तो टोटल होगा 20,000 रुपए। 20,000 उस प्रोविडेंट फंड में डाल जाएंगे। अब इम्प्लॉई पे तो प्रोविडेंट फंड पे टैक्स लग रहा है, वो भी मैं बताऊंगा आगे इंशाल्लाह, कि वो उसका बेसिक सैलरी सा ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगा करता है। जबकि जो इम्प्लॉयर है उसके लिए तो ये खर्चा हो गया ना, वो 10,000 अपनी जेब से डाल रहा है। जब इम्प्लॉयर अपनी जेब से खर्चा करता है तो उसको लॉ अलाउ नहीं करता अगर रिकग्नाइज फंड नहीं होगा। लॉ कहता है, ऑर्डिनेंस कहता है, अगर फंड आपका रिकग्नाइज्ड है तो प्रोविडेंट फंड में आपने जितनी कंट्रीब्यूशन की है आप उसको एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हो। अगर आपका रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी या जो भी फंड्स है वो नहीं है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन आपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए की है मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा, और वो आपका रिटर्न इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। समझ आया बच्चे?
आउटस्टैंडिंग सर, बिल्कुल ग्रेट सर। चलो परफेक्ट, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन बच्चे? अगर कोई एनजीओ या पीओपी अपने प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज नहीं करवाते तो उस पे लीगल एक्शन है। लीगल एक्शन बच्चे नहीं है। लीगल एक्शन टू द एक्सटेंट ये है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंस होगा, वो लॉ अलाउ ही नहीं करता। जब एक्सपेंस अलाउ ही नहीं करेगा तो एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते। एक्सपेंस जब माइनस नहीं कर सकते तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा हो जाएगा। लॉजिकली ये है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। सर अगर किसी एक पर्सन है, सैलरीड पर्सन है और उसकी एनपीओ भी है, एक उसने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, तो सर जो एनपीओ है और जो पर्सन है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होगा? बच्चे एंड डेफिनेटली अलग अलग होगा। और सर एक हमने एप्लीकेशंस में देखा है, एप्लीकेशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस हाँ हाँ ऑफ हाँ एन पर्सन। तो सर ऐसे ही अगर कोई सैलरीड पर्सन है, वो अपनी जॉब से में से रिटायर्ड हो जाता है और वो हाँ अपना खत्म करना चाहता है एनटीएन, तो उसकी भी कोई एप्लीकेशन होती है या वो आरटीओ जाना पड़ेगा? बच्चे, मैं आपको बताऊं, कोई भी आप एप्लीकेशन यहाँ से फाइल कर सकते हो, बट बच्चे ये लिखा हुआ था एप्लीकेशन फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। यस सर। आपका बिजनेस होगा तो डिसकंटिन्यू होगा, सैलरी वाला तो डिसकंटिन्यू हो ही नहीं सकता। ये तो और एंटी। अगर सर उसकी डेथ हो जाती है तो हाँ, तब हो एंटी। सकता है। तब आप जो है ना इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन उसके जो एंसेस्टर, उसके जो वारसान होते हैं, सक्सेसर्स होते हैं, वो एप्लीकेशन देते हैं कि जो भी है हमारे पेरेंट्स में से इनकी डेथ हो गई तो काइंडली, तो आप काइंडली इसको वो कर दें, एनटीएन को खत्म कर दें। तो वो पूरा ऑडिट होता है और वो जो जितने भी एसेट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इन दैट अगले बंदों में जिसमें उसकी विरासत जानी होती है। तो वो उसका ट्रेल चेक करके फिर उसका एनटीएन खत्म कर देते हैं। ठीक है सर। और सर अगर बिजनेस पर्सन है, एक पर्सन है लेट्स सपोज यासीन वीविंग फैक्ट्री उसका बिजनेस है, हम उसकी इधर से एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, देन भी ऑडिट होगा? मतलब वो अपना बिजनेस खत्म करना चाह रहा है, उसकी डेथ हो गई है बिजनेस तो? जब भी खत्म होना है ना बच्चे, याद रखो, जब भी बिजनेस खत्म होना है तो ऑडिट होगा ही होगा। ऑडिट ठीक है बाज सर। का ऐसे वो एक फॉर्मेलिटी होती है, इतना स्ट्रिक्ट ऑडिट नहीं होता। बट बच्चे देखो ना, एक समझो बात को, ये दुनिया है ना। अब क्या करें, दुनिया है, रहना भी तो है। एफबीआर तो नहीं। अब इजराइल कहता है कि भाई मैंने जान जान निकालनी है तो वो आया खड़ा होता है इजराइल जान निकालने के लिए। तो उस पे तो ये तो बच्चे होता ही नहीं है ना कि गुनाहों की माफी मिल जाए। गुनाहों की माफी जजा तो वहां पे है। तो इसी तरह एफबीआर भी चल रहा होता है। वो कहता है कि जो इनकम कमाई थी उस पर टैक्स दे, तो बकिया आपकी हम आपका खत्म कर देते हैं। तो लीनियंट व्यू कोई भी नहीं है बच्चे इसके अंदर, क्योंकि कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि जो बंदा मर जाए, ऐसे कल को बंदे अपने फेक डेथ सर्टिफिकेट बना के एफबीआर जमा कराना शुरू कर दें, तो कारोबार तो नहीं इस तरह खत्म हो सकते ना। आप एक जी सिनेरियो को सर। लेके पॉजिटिव चल सकते हो। ओवरऑल सिनेरियो को देखो तो सबके लिए सिनेरियो तो ये नहीं कर सकते ना कि आप एक को देखा देखी सबको इस तरह छूट देना शुरू कर दो। सॉरी टू से, एक बैड एग्जांपल जेन में है ये, सॉरी टू से, जैसे कि एक नवाज शरीफ ने 50 रुपए के एफिडेविट पे इंग्लैंड चला गया। बकिया के वो बीमार था, उसको जो भी मसला था। सॉरी, पॉलिटिकल कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। आपने कोई जरूरत नहीं उसको जवाब देने की। बट पॉइंट है कि वो उस 50 रुपए के एफिडेविट पे किसी और बंदे को रिहा करते हैं कभी? कभी रिहा नहीं करते। तो वो कोई है ही नहीं, प्रेसिडेंट ही नहीं बनाया उसको, कोई रिपोर्टेड जजमेंट ही नहीं किया हुआ। सो ये एक बंदे के लिए जो भी कार्रवाई होती है ना, वो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट द लॉ। तो एक बंदे के लिए कभी कुछ नहीं हो सकता है ऐसे ना, ये इलीगल है बच्चे। जी सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। सर मेरा वालेकुम सलाम क्वेश्चन आपके कुछ एप्लीकेशन जो है बच्चे। ऑनलाइन फाइल करने से सिर्फ जो है कंप्लीट नहीं होती, लाइक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ बच्चे तो मुझे समझ बिजनेस नहीं आया। फैसल हबीब भाई, आराम आराम से तसल्ली से बोलो, मुझे समझ नहीं सर आई। अब बात आ रही है। हाँ, गुजारा है। जी सर, मैं ये कह रहा था कि कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने से प्रोसेस नहीं होती। लाइक अगर एक बिजनेस की मैं सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, वो बिजनेस मैंने 2 माह पहले स्टार्ट किया और किसी वजह से बंद करना चाह रहा हूँ और उसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं हुई और मैंने सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवा लिया था।
अब उसको सेल्स टैक्स डी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, लेकिन वो एप्लीकेशन नॉर्मली क्या होता है कि पोर्टल में पड़ी रहती है। उसके लिए आपको आरटीओ जाना पड़ता है, कमिश्नर को रिक्वेस्ट करनी, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, पूरा एक प्रोसीजर होता है। तो सर इसकी क्या वजह है, क्या हम किसी सूरत में सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने से डी रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं? बट डी रजिस्टर ऑनलाइन नहीं होगा, जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी सेल्स टैक्स डी रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो ऑडिट करेगा कमिश्नर? हाँ, वो सारा कुछ लेते हैं मुझसे। ठीक हो गया। सॉरी सर बच्चे, मेरा एक बच्चे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, एक बच्चे का क्वेश्चन है वीवो बच्चे का। वो बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चौथे पांचवें लेक्चर मैं आपको बता दूं बच्चों, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अभी आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हो, क्वेश्चंस बड़े आ रहे हैं सबके। ये मैं बता दूं कि तीसरे चौथे लेक्चर तक ना सबके क्वेश्चन सुनो, इनसे समझो, ठीक है। चौथे पांचवें लेक्चर तक ना सब बच्चे ठंडे हो जाएंगे, मुझे पता है सबका, मुझे काफी एक्सपीरियंस है ठीक है। तो इस मामले पे सब बच्चों में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे क्वेश्चंस होंगे, और तब वीवो बच्चे भागना नहीं, और कोई बच्चा ना भागे, तब मेरे क्वेश्चन होंगे और आप लोगों ने लेक्चर नहीं पढ़ा होगा, मुझे गारंटीड है। ये मैं जो पढ़ाऊंगा वो अगले दिन पढ़ के बहुत कम बच्चे बैठे होंगे। तो फिर जब मेरे क्वेश्चन होंगे तो तब ना भागना, अभी तो मैं सुन रहा हूँ आपके ठीक है। तो जरा सब्र करो और थोड़ा सा बच्चों बेयर किया करो, एक दूसरे के, सारे एक्सपर्ट नहीं होते, सारे लेमैन भी नहीं होते। तो जब हमने हर किसी के साथ मिलके चलना है, मेरे लिए सब इक्विलेंट है, मैंने सबका ख्याल रखना है, मैं किसी एक का स्पेशल ख्याल नहीं कर सकता, मुझे सबका ख्याल करना है। आप भी स्पेशल हैं और दूसरे भी मेरे लिए स्पेशल हैं, मैं सबका करूंगा, मैं सबकी बात सुनने की कोशिश करूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा, और मैं लेक्चर भी जो मैंने टॉपिक पढ़ाना है मैं उसी पे आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस कर देता हूं। अगर आप क्वेश्चन सुनो बच्चों के, तो क्वेश्चंस आर वेरी गुड थिंग, ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और आपके लर्निंग के कंसेप्ट को बेहतर करते हैं। तो आप भी क्वेश्चन किया करो, मैं आपको भी जवाब दिया करूंगा, जैसे मर्जी करो क्वेश्चन बच्चे। पीसी, सर वीवो का क्वेश्चन है। वीवो भाई का क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं भाई, मैं तो सुनूंगा ही सुनूंगा। अच्छा सर, एक बंदा रजिस्ट्रेशन करवा लेता है एनटीएन की, रिटर्न फाइल नहीं करता। रजिस्ट्रेशन अभी वो कर बंदा लेता है, रिटर्न नहीं करता, ठीक है। रिटर्न फाइल नहीं करता। अब किसी भी पर्पज के लिए, जैसे वो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, तो वो उसने जस्ट अपना एनटीएन होल्ड कर लिया और फाइलिंग नहीं की। उसके बाद उसको थोड़ा सा होश आता है कि इससे मेरा ना लॉस हो रहा है, मुझे नुकसान आ रहे हैं या जो भी है। अब वो अपने रजिस्ट्रेशन को रिमूव करवाना चाहता है, कैंसिल करवाना चाहता है बिना कोई रिटर्न फाइल किए। क्या इज इट पॉसिबल? बच्चे खिलाना पिलाना पड़ेगा, पॉसिबल तो नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। मैंने कभी किया नहीं है, जो ऑनेस्टली बात करूं, और ना कभी होते देखा है, ठीक है, जो मेरी नजरों के सामने है। तो रियलिटी ये है कि करवाना चाहो तो कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है, ना करवाना चाहो तो मतलब जिसे कह लो रिटर्न नहीं फाइल करो, एफबीआर कुछ नहीं कहेगा, पकड़ नोटिस करता रहेगा, कहानी खत्म हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे। लेकिन बात एक्चुअल में ये है कि नुकसान कैसे हो रहा है, ये जो आपने बात की ना, नुकसान हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आई। काम करने के लिए उसने कर लिया, उसके बाद नुकसान होना शुरू हो गया। हाँ, इकोनॉमिक नुकसान ऐसे हो रहा है, एफबीआर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऐसे बंदों के ऊपर ज्यादा जल्दी पहुंचती है ना, जो एफबीआर चुप के करके पास बैठ जाते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट इज अ वेरी, मतलब कमाल बात है कि एफबीआर के पास इंटेलिजेंस भी है चलो कोई सर नहीं। ये इंटेलिजेंस ग्रुप का मैंने पहली दफा सुना है, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है इसका। एफबीआर हैं। की जैसे एफबी उनके पास नादरा का डाटा होता है, वैसे उनके पास बैंक्स का और रेवेन्यू का डाटा भी होता है। बैंक्स का तो और जो रेवेन्यू का बंदा, डेटा नहीं होता, वो मांग सकते हैं, उनके पास डेटा नहीं होता, याद रखो। जी सर, वो मांग सकते हैं, एक्चुअली उनकी मांग सकते, एक्सेस में होता है। नहीं तो वो वो, मांगेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी एक्सेस में भी नहीं होता बच्चे। दे कैन आस्क और उनको मिल सकता है, तो वर्ड्स में थोड़ा फर्क है, सॉरी। जी जी सॉरी साहब, हाँ मैं हाँ, भी न्यू कमर हूं ना, मेरा वैसे भी पहला लेक्चर है। कोई मसला नहीं लेकिन बच्चे, जितने मर्जी क्वेश्चन करो। नहीं सर, फिर टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ और कि नहीं ये नहीं आगे। नहीं बच्चे, नहीं नहीं बच्चे, क्वेश्चन करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बेहतर सर है। मेरा ये आपने बोला है जी, वो ले दे के हो सकता है, जैसे ले दे के पासवर्ड तो रिकवर हो जाते हैं, ईमेल भी भूल गया, मोबाइल नंबर भी भूल गया, तो ये लिए दिए बगैर, यानी कि इसका कोई फेवरेबल हल या लीगल हल नहीं है। अगर बंदा जिंदा है तो वो रिमूव नहीं होगा। बच्चे वो अगर उसका उसकी रिटर्न उसको जरूरत ही नहीं है, या उस पर टैक्स बनता ही नहीं है,
तो वो एप्लीकेशन दे तो वो ले लिए दिए बगैर भी हो सकता है। ले दे के मतलब मैं कहने का मतलब बेसिकली ये है कि एफबीआई कहेगा भाई पहले रजिस्टर क्यों है, इट मींस कि कोई टैक्स की कहानी थी। लेकिन एफबीआर को आप कहोगे कि भाई आप अलेज कर रहे हो मुझ पे कि कोई टैक्स था, तो प्रूव करो पहले। वन हु अलेजेस हैज टू प्रूव इट। जो अलेज करेगा वो प्रूव भी करेगा। तो एफबीआई का अलेज करता है तो प्रूव करेगा, नहीं तो वो ले दे की तो बात ये है कि मैं वैसे ही कह रहा था कि वो मैंने होते भी नहीं देखा। जो कर रहा होता है वो फिर आगे से फाइलिंग नहीं किया करता है। इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी वेरी रेयर कि ऐसा कुछ हो, ऐसा सिनेरियो हो। और अगर होगा भी तो वेरी माइन्यूट लेवल के केसेस होंगे बच्चे, जो मैंने आपको पढ़ाना है ना, वो दैट वुड बी वेरी ह्यूज एंड वेरी, मतलब जिसे कहो कि डिस्कसेबल थिंग्स। तो ये तो बहुत मीगर सी चीज है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें इशू हो। अगर उसका नहीं बनता तो ना फाइल करे रिटर्न, फिर क्या होगा? गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान तो नहीं पहुंचा ना। अगर गवर्नमेंट, जब तक हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान ना पहुंचे, मतलब हुकूमत का टैक्स बनता था उसने टैक्स पे ही नहीं किया, अगर नहीं किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मतलब नहीं बनता था तो नहीं पे किया ना, अगर बनता था तो नहीं पे किया देन इट्स एन ऑफेंस। अगर उसने नहीं बनता था नहीं पे किया तो रिटर्न क्यों फाइल करे? जब मैंने मतलब एक तरफ जाना ही नहीं है तो मैं उसकी टिकट क्यों खरीदूं? अब मैंने टिकट खरीद लिया, मैं फिर भी नहीं आता, तो फिर उनको उनको क्या नुकसान है? उनके तो एक तरह से रेवेन्यू हो गया एक तरह से। तो सिंपल वही कंसेप्ट है बच्चे इसके अंदर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। सर क्या एफबीआई बुक कीपिंग को चेक करता है अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा हो और वो अदर रेवेन्यू में कोई क्या पता नहीं एस्टिमेटेड वैल्यू पुट कर दे और उस पर रिफंड आ रहा है, क्या एफबीआई आपकी अकाउंटिंग चेक करता है? जी बच्चे, प्रॉपर अकाउंटिंग ना हो तो चेक करता है। एफबीआर ने हर तरह से पैरामीटर लगाए होते हैं, चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। उस पे इनकम पे टैक्स अगर बन रहा हो तो वो जरूर निकालता है और लगाता है। ठीक है, चेक कर सकता है, ऐसी कोई बात ही नहीं कि ना करने वाली बात हो। अच्छा मुस्तकीम बच्चे, पीसीपी सेंड पीसी पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलंथ्रॉपी क्या है, इसमें हर एनजीओ होना जरूरी है? पीसीपी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है बच्चे। एफबीआर खुद पीसीपी का सर्टिफिकेट भी दे सकती है, एज पर 6 शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल है उसके तहत खुद दे सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आई होप आपके क्वेश्चंस काफी एड्रेस हुए हैं। आगे थोड़ा सा चलते हैं। डिक्लेरेशन जो है ये बच्चों में रिटर्न के साथ जब सैलरी की रिटर्न आएगी तो ये इस पे आऊंगा और ये इंशाल्लाह मैं डिक्लेरेशन तब कराऊंगा। एसेट डिक्लेरेशन ये 2019 तक का स्कोप था, अब खत्म हो चुका है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अब कोई भी ऑर्डर के अंदर मिस्टेक आ गई, ऑफिसर ने ऑर्डर किया उसमें मिस्टेक थी, कोई भी पेनल्टी का ऑर्डर आ गया उसमें गलती थी, जो ऑन द फेस ऑफ इट अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड सामने सामने नजर आता है। डिफॉल्ट से ज्यादा कोई ऑर्डर था, उस पे कोई गलती थी, एप्लीकेटिव रिकॉर्ड इन रिकवरी ऑर्डर या कोई अपील के ऑर्डर, जिस ऑर्डर के में ऑन द फेस ऑफ इट अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ इट अगर कोई गलती की है, असेसमेंट ऑर्डर पे, पेनल्टी ऑर्डर पे, रेक्टिव अपील के ऑर्डर पे, डिफॉल्ट सरचार्ज के ऑर्डर पे, या कोई रिकवरी नोटिस या ऑर्डर पे, तो उसके ऊपर आपने 221 सेक्शन 221 की एप्लीकेशन फाइल करनी है। जब ये एप्लीकेशन फाइल करोगे तो अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन को उसने कोई सर्टेन टाइम लिमिट है उसमें एड्रेस करके जवाब देना है, और आपका उसी को रिवर्ट बैक आपको करेगा। और ये आप फेवर कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि ये गलती है, इसको करेक्ट कर लो। फिर रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर के केस भी अपील फाइल हो सकती है। खैर, अपील चलते हैं बच्चों। अगला ये जो आयरस पोर्टल है ना बच्चों, आयरस पोर्टल में काफी कुछ है। ठीक है, मैंने अभी रजिस्ट्रेशन और थोड़ा डिक्लेरेशन बाद में बताऊंगा, ऐसे डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, रेक्टिफिकेशन बता दिया। तो ये काफी काफी टैब्स आ रही हैं, जरा इनको आराम आराम से देख रहे हैं हम। थोड़ा सा बस बताऊंगा, बाकी हम विद द कोर्स के साथ हम मैनेज करेंगे। अपील्स, अगर कोई एडवांस टैक्स का है, आप इसमें एडवांस टैक्स की आप डायरेक्टली आप यहाँ फाइल करके आप डायरेक्ट एडवांस ले सकते हो कि एडवांस टैक्स कितना पे करना है, तो उसका एक तरह से ऑर्डर ले सकते हो। आपके खिलाफ कोई भी ऑर्डर आया है इन इनकम टैक्स, कोई भी ऑर्डर आया है बच्चों इन द
इन द एम्बिट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसकी अपील फाइल कर सकते हो। और अपील फाइल होगी टुवर्ड्स कमिश्नर अपील्स। कमिश्नर अपील सबसे पहला अपील का दर्जा है ऑफ एफबीआर में। तो जिसके आगे अपील फाइल करनी है वो ऑनलाइन फाइल होती है, और वो थ्रू इस मतलब रिक्वेस्ट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट इस टैब के थ्रू होगी। अपील जो है स्टे, अगर कोई आपके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग होती है उसके अगेंस्ट स्टे लेना है तो बच्चों एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे इस इधर हो जाएगा। कोई भी हिस्टोरिकल ऑर्डर निकालना हो यहाँ से निकल आया करेगा। खैर, अब किसी का ये रिफंड का टैब है अगला। बच्चों रिफंड के टैब में बच्चों ये है, मैं बच्चों क्वेश्चन दे लेता हूं अभी आपके, सिर्फ 2-3 मिनट पढ़ा रहा हूं मजीद। रिफंड के टैब में, रिफंड के टैब में अगर आपका 1 साल टैक्स जो कि ज्यादा बन गया है, आपने रिटर्न फाइल कर दी है और टैक्स ज्यादा बन गया है, मतलब आपने ज्यादा पे कर दिया एफबीआर को, उस टैक्स का रिफंड आप ले सकते हो। और वो रिफंड जो आपको मिलेगा वो थ्रू एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 170 ही होगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन फाइल करोगे तो ही ऑर्डर आएगा और उसी में रिफंड मिलेगा, अदरवाइज आपको खुद से रिफंड नहीं मिल सकता। जो खुद से क्लेम करते हैं वो अलाउएबल या परमिसिबल अंडर लॉ नहीं है। मैं बच्चों अभी क्वेश्चन लेता हूं आपके। अब आपका रिफंड बन गया बच्चे, लेट से अब आप कहते हो कि मुझे ये दिया जाए वापस, तो वो आप एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन फाइल करते हो और अकॉर्डिंगली आपको रिफंड मिल जाता है। डीएनएफबीपी में नहीं पढ़ा रहा अभी, ठीक है बच्चों, इसको मैं देखूंगा, अगर पढ़ाना हुआ तो मैं पढ़ा दूंगा, वैसे जरूरत नहीं है सच ना। अगर जरूरत तो कोई बच्चा कहेगा मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, अब जो आपने महाना टैक्स काटना है, जो आपने महाना टैक्स काटना है, उस टैक्स की कहीं ना कहीं सबमिशन होनी है। तो वो जो सबमिशन होनी है वो इस विदहोल्डिंग टैक्स के टैब के अंदर सेल्स टैक्स 165 इनकम टैक्स है, 165 ये भी इनकम टैक्स है, ये भी इनकम टैक्स, ये भी इनकम टैक्स, ये 149 भी इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की जो भी विदहोल्डिंग्स हैं, जो भी आपने विदहोल्ड किया है, बाय एनुअल का मतलब है साल में 2 दफा, और क्वार्टर का मतलब है साल में 4 दफा। हर साल का क्वार्टर मतलब एफबीआर के हिसाब से एक क्वार्टर है सितंबर क्वार्टर है, एक क्वार्टर है दिसंबर क्वार्टर, एक मार्च क्वार्टर और एक जून क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर हैं, तो क्वार्टरली रिवाइज क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करोगे तो वो एज पर दिस टैब होगा। आपने अगर कोई 140 जो भी है कोटा एडिशन करना है, जो भी करना है, एग्जाम्पशन लेनी है, जेनेरिक एग्जाम्पशन लेनी है, तो वो इसके थ्रू होगी। एप्लीकेशंस में से सारी की सारी बच्चे एग्जाम्पशंस आ रही हैं जो भी है डेवलपर्स की, और जो भी इस तरह की एप्लीकेशन है वो सारी एग्जाम्पशंस वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर इस विदहोल्डिंग टैक्स के अंदर आ रहा है। एक 147 आपने जो 147 का नोटिस आता है कि क्वार्टरली आपने एडवांस टैक्स पे करना है, तो उसको भी आपने इस मेमो अंडर सेक्शन 147 आपने अपने एस्टिमेट प्रोवाइड करने होते हैं एफबीआर को, तो वो भी इसी टैब के थ्रू होते हैं। सीपीआर करेक्शन है, आपने लेट से टैक्स जमा करवाना था 1 लाख रुपए, आपने 1,10,000 रुपए जमा करा दिया है। या आपने टैक्स जमा करवाना था शरिया के नाम पे, आपने टैक्स जमा करवा दिया है हुजैमा के नाम पे। आपने टैक्स जमा करवाना था अंडर सेक्शन 153, आपने टैक्स जमा करा दिया अंडर सेक्शन 152। तो उन चीजों की करेक्शन इस सीपीआर करेक्शन की टैब से होती है। आगे चलते हैं बच्चों, सेल्स टैक्स। अब इनपुट एडजस्टमेंट, और जो आपकी जो हमारा बेसिकली बार लगी होती है कि हम इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं ले सकते, और इसकी फिर आगे से अगर वो नहीं मानता तो इसकी जो इसके अगेंस्ट ऑर्डर आएगा इसके अगेंस्ट रिव्यू हम फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट अंडर सेक्शन 8B6। तो ये इसके थ्रू होगा। अभी बच्चों चलो क्वेश्चंस हैं, बच्चे निर्मला बच्चे बोलो। जिस जिससे क्वेश्चन है बच्चे बोलना शुरू करो। निर्मला बच्चे बोल लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे।
सर SCCP में सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्ट्रेशन करी है, नेम अप्रूवल मिल गए है, अब सिर्फ डायरेक्टर सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे सपोर्ट चाहिए। हुक्म करें बच्चे, कैसी सपोर्ट चाहिए? आप इस तरह करो बच्चे, एक कांटेक्ट है बशारत साहब, ग्रुप में मैसेज करो, बशारत साहब आई नीड सपोर्ट ऑन द सिंगल मेंबर कंपनी। निर्मला बच्चे व्हाट्सएप पे ना ग्रुप जो बना हुआ है उसमें सपोर्ट करो, बशारत साहब आपको खुद मैसेज करेंगे। आप अपना नाम लिख दो बच्चे, आई एम निर्मला सर, आई नीड योर सपोर्ट फॉर द सिंगल मेंबर कंपनी। आज नहीं तो कल सुबह जरूर कॉल आ जाएगी, या नहीं आएगी तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं खुद आपको कॉल करके आपको समझा दूंगा। कि अभी वो टॉपिक नहीं चल रहा तो इसलिए मैं उस पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी टैक्स सेल्स टैक्स थोड़ा बहुत ये टॉपिक चल रहा है और आयरस पोर्टल चल रहा है। ठीक है बच्चे, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा इमरान बच्चे बोलो। जी सर, ये आपने रिफ़ंड का बताया कि अगर कोई मतलब हमें रिफ़ंड चाहिए हो तो रिफ़ंड अभी मतलब FBR से हम क्लेम तो करते हैं, लेकिन वो अभी प्रोसेस चल रहा है कि अगर रिफ़ंड बनता है तो हम उनसे रिफ़ंड ले सकें। हाँ तो क्यों नहीं चल रहा? सेक्शन अच्छा, एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने सेक्शन के थ्रू ही जाना है ना, 170 के थ्रू ही जाओगे। बिल्कुल सही सही सही। ठीक, ठीक। क्योंकि हमारे टैक्स जो फाइल करते हैं वो कहते हैं कि रिफ़ंड अभी मिलेगा नहीं, आपका इतना जमा हो गया है, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो रिफंड मिलता नहीं है लेकिन एडजस्ट हो जाता है अगले साल में। एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक। ठीक है ना। अच्छा इम्तियाज बच्चे। जी सर। सर टैक्स रिफंड अगर एक साल में हमारा रिफंड निकल आया है और अगले साल में हमारा कुछ पेएबल है, तो क्या हम बगैर एप्लीकेशन दिए रिफंड की उसको उस पेएबल के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कितने सालों तक कर सकते हैं इस रिफंड को? जब तक चल रहा होता है आप रिफंड क्लेम करते रहो, वो बाद में एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर बाद में आप एविडेंस दे दोगे तो जब असेसमेंट ऑर्डर खुलेगा तो फिर एविडेंस देके एडजस्ट करवा सकते हो। लेकिन इट्स वे मच बेटर कि आप लोग उस टैब के थ्रू जाया करें जो कि, देखो दो तरह के इसमें सिनेरियोज हैं रिफंड के अंदर। कुछ लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट ले लेते हैं अपनी रिटर्न के अंदर, और कुछ लोग जो होते हैं वो करते हैं ऐसे क्या कहते हैं, रिफंड एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं। लॉ कहता है कि जब रिफंड एप्लीकेशन, जजमेंट्स है कुछ वो कहती है जब रिफंड एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है तो रिफंड एप्लीकेशन के थ्रू क्यों नहीं आया। तो फिर हम क्लेम करते हैं कि क्योंकि रिफंड ऑलरेडी हमारा रिटर्न ने बना दिया है, तो वो भी तो इन फील्ड है, तो उसकी बेसिस पे हमें रिफंड दिया जाए। तो वो फिर लॉ वाले जो जो FBI वाले हैं वो इस चीज को नहीं मना करते, तो ये केस कोर्ट में जाके एडजस्ट डेफिनेटली हो जाता है। और अगर आपका रिफंड बनता है तो आप उसका एविडेंस दे दो, तो FBI यूजली उसको एडमिट करता है या आपके खिलाफ ऑर्डर कर देता है, तो उसकी अगेंस्ट अपील में चले जाते हैं हम। तो इस तरह सिनेरियो ये बना करता है। ठीक हो गया सर। दूसरा सर, CPR के ऊपर टैक्स ईयर की करेक्शन हो सकती है? CPR पे टैक्स ईयर की करेक्शन? जी बच्चे हो सकती है। सर ये ऑर्डिनेंस को बता दीजिएगा सर, ये आपने कहा था ना कि डाउनलोड करना, मुझे मिल नहीं रहा ये। एक्चुअली मैं देख रहा था इसको बच्चे वेब। FBI की साइट खोल ली, मैं स्क्रीन आपको आई होप नजर आ रही होगी। इसमें सबसे बॉटम पे चले जाना, बॉटम पे जाके यहाँ पर आता है ऑर्डिनेंस, इस पे मैंने क्लिक कर दिया बच्चे। ऑर्डिनेंस पे क्लिक किया, यहाँ पर ये दरमियान में आ रहा है ऑर्डिनेंस के अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मैंने इस पे बच्चे पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अमेंडेड अप टू 30/6/2023। तो मैं ये इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये डाउनलोड होके आ जाएगा बच्चे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा बच्चों, सेल्स टैक्स आ गया। इनवॉइस मैनेजमेंट और MIS इंशाल्लाह ड्यूरिंग द क्लासेस हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लासेस जो हमारी चल रही होंगी ना तब हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसी पे करते रहेंगे। सर अगर एम्प्लॉय ने कंपनी लीव कर दी है एंड प्रोविडेंट फंड मिल गया है उसको, तो उस प्रोविडेंट फंड पर अलग से टैक्स कटेगा। एम्प्लॉय ने कंपनी लीव कर दी है तो बच्चे उसका जो अपना पोर्शन है उस पर टैक्स नहीं कटेगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है जो एम्प्लॉयर की तरफ से और इंटरेस्ट इनकम है उस पर डेफिनेटली टैक्स कटेगा उस पर। ठीक है, अगर उस पर ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है तो दोबारा 2 दफा नहीं टैक्स कट सकता एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। सिंपल सी बात ये है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये विद होल्डिंग सेक्शन 165 जो है, ये कितनी लिमिट पे हम विद होल्डिंग कर सकते हैं सर? लिमिट क्या है सर इनकी? 75 है? क्या 75 क्या है बच्चे, सॉरी?
सर पेमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने कितनी पेमेंट तक हम विथहोल्डिंग नहीं कर सकते सर? नहीं कर सकते? अगर आप ये कहना चाहते हो तो बच्चे इसमें आप क्या हो, कंपनी हो बच्चे? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ सर। नहीं नहीं, जिसकी विथहोल्डिंग करनी है वो कौन है? कंपनी जिसने विथहोल्डिंग करनी है वो कंपनी है, कौन है ये? सर अगर फॉर एग्जांपल वो एटीएल में एग्जिस्ट करती है ना सर? एटीएल में तो बच्चे इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट करता है, कंपनी भी, पार्टनरशिप भी, जी सर। कोई भी। नहीं, मैं सर वो लिमिट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ सर, या 50,000 रुपए दे रहा हूँ सर, तो उस पे मुझे विथहोल्डिंग करनी होगी कि नहीं करनी होगी 50,000 अमाउंट पे सर? द पॉइंट इज कि अगर आप प्रेस्क्राइब्ड पर्सन में हो, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन की डेफिनेशन में आप फॉल करते हो, तो आपने 153 1A 1B, 1A की लिमिट है 75,000, 1B की लिमिट है 30,000, 1C की कोई लिमिट नहीं है। अगर इससे ज्यादा आपने कोई भी पेमेंट की 30,000 सर्विसेज की, 30,001 रुपए भी की, 30,000 या 30,001 रुपए भी पेमेंट की, तो आपने विथहोल्ड करना है एज पर सेक्शन 153 1B। अगर आपने गुड्स परचेज करते हो तो आपने विथहोल्ड करना है अंडर सेक्शन 153 1A, और वो करना है अगर 75,000 टोटल परचेज से ज्यादा है, 75,000 रुपए से, तो टोटल साल की एक दिन एक बंदे से नहीं, पूरे साल की परचेज 75,000 से ज्यादा है, तो आपने क्या कहते हैं तब भी विथहोल्डिंग करनी है। मैं अगर बात करूं तो 75,000 से ज्यादा आप अगर अपने बच्चों को टॉफियां लेके दो ना तो भी हो जाते हैं, ठीक है, तो पूरे साल में। तो ये एक मजाक है, विथहोल्डिंग जनरली स्पीकिंग प्रेस्क्राइब्ड पर्सन ने हर एक चीज पे करनी होती है, सिंपल सी बात ये है। ओके सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। किसी का एडवोकेट साहब बैठे हैं, आपका क्वेश्चन था बच्चे, आप एंड हो गया, काइंडली पूछ लो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन याद है बच्चे तो पूछो, किसी से कोई भी क्वेश्चन है तो बच्चे पूछो काइंडली। सर ये कैन आई हाँ बोलो बच्चे। जब हमारी रेगुलर सर क्लासेस शुरू होगी तो सर मैं जब हम से लेक्चर शुरू हुए हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि जो आपने आईरेस का आईडी खुला हुआ था ना, उसके नीचे एक CFT AML का नोटिस आया हुआ है। सर वो ऐसी क्या वजह होगी कि इतना रेयर नोटिस सर हुआ है और 3 साल से रिप्लाई भी नहीं हुआ? ये वाला जो है, ये मैं हूँ जी सर। शहरियार खान, ये मैं हूँ हाँ मैं। जी सर, आप तो मैंने तो खोला भी नहीं है आज तक, क्या कह रहा है? हाँ, तो वो कह रहे कुछ बड़ा हाथ मारा है आपने। मैंने वो कहना, तो उनको कहने में क्या है, डिले सम ऑफिसर मॉनिटरिंग क्वेश्चन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग प्रोविजन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो वो कर लेना। मैंने जिस तरह कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को की हो तो आके पकड़ ले मुझे। पता नहीं, मैं सर एडवोकेट कहीं मैं एडवोकेट हूँ, ये चीजें मुझ पे अप्लाई नहीं होती मुझे। अच्छा अच्छा, यानी कि मुझ पे भी नहीं होगी इन फ्यूचर। हाँ इंशाल्लाह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने इनसे बात हो गई थी, मेरी नोटिस आया था ना, मैंने बात की थी, उन्होंने कहा सर छोड़ें, आपको क्या टेंशन है। मैं कहा ठीक है, ये हो गई थी बात। अच्छा, चलिए नाइस 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 कैप्चर बच्चे, नाइस कैप्चर। थैंक यू वेरी मच सर जी। मैं देख रहा था, मैंने ना ऐसा नोटिस पहले कभी देखा नहीं। कोई नहीं बच्चे। तो शायद कोई प्राइस बॉन्ड निकला और आपने वो शो ना वो किया हो। प्राइस बॉन्ड मेरा बचपन से लेके आज तक मैंने खरीदा भी बहुत कम है, और अगर कोई निकली है तो वो अगले महीने मैंने कैश करवा लिया था। क्या बात है सर, सेम है। ठीक है, चलें सर, सो नाइस टू लिसन द लेक्चर होल, और थैंक बड़ा कुछ इम्प्रूव हुआ है मेरा, और इन फ्यूचर आई होप कि आई विल बी अ प्रोफेशनल टैक्स एडवाइजर। इंशाल्लाह बच्चे। और बच्चे की कोई बच्चा कहता है कि जब से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, तो बच्चे हमारी रेगुलर क्लासेस कल से शुरू हैं बच्चे, ठीक है ना, तो रेगुलर क्लास कल से हम सैलरी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ऐसी तो टाइमिंग सर यही 9 PM? जी बच्चे 9 to 10:30 है इंशाल्लाह। और ये सर हम अब स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे या ये डेमो लेक्चर्स के आगे आगे की नहीं, तरफ? डेमो से आगे बच्चे, स्टार्ट पिछला नहीं आना, पिछला स्टार्ट तो होना ही नहीं है। अगर आपके पास लेक्चर्स नहीं है तो आप काइंडली ग्रुप में लिख दो, आपको शेयर दोबारा कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेक्चर्स नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो वो चले सर, ग्रुप में मैसेज कर दो बच्चे, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई आ जाएगा। सर थैंक यू ये वेरी क्लास मच। हफ्ते में 2 दफा होगी? हफ्ते में बस 2 दफा होगी। ओके सर। कोई मसला नहीं बच्चे। कोई और बच्चा बोल रहा था और उसकी बात कट गई थी, तो काइंडली कोई बच्चा रह गया तो पूछ लो।
कोई बंदा रह तो नहीं गया? सर लेकिन मैं तो एडवोकेट नहीं हूं, फिर ये हमें तो तंग कर सकते हैं गलत नोटिस पर, हम कैसे बचें इनसे? वो क्यों बचना है, क्या टेंशन है? नहीं करेंगे नोटिस, ऐसे कुछ नहीं होगा बच्चे। जब आएंगे नोटिस मुझे बताना, इनको सीधा कर लेंगे एफबीआर वालों को, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, कोई ऐसा गलत नोटिस नहीं आया करते, ये वो डीएनएफएनबी के लिए आया है बेसिकली ना, और कुछ नहीं स्पेशल। किसी का कोई क्वेश्चन रहता है बच्चों तो काइंडली प्लीज आस्क, और आई विल एंड द लेक्चर। एडवोकेट साहब आप बोले नहीं हैं, अगर आप बोल लेते तो बहुत बेहतर होता, हम सुनना चाहते थे आपको। सर ऑल्टरनेट क्लास नहीं हो सकती थर्सडे की बजाय फ्राइडे? फ्राइडे को क्लास बच्चे नहीं है, फ्राइडे को नहीं है, सैटरडे संडेज को है। सैटरडे संडे का जो कोर्स है ऑनलाइन फिजिकल शुरू हुआ है अभी, एक आपका बैच शुरू हुआ है अगस्त, एक जुलाई का बैच शुरू हुआ है। दो बैचेस, एक जुलाई का बैच है वो थोड़ा सा गुजर चुका है आगे। तो आप रिक्वेस्ट कर लो ग्रुप में कि कोई बैच अगर फ्राइडे को स्टार्ट कर लें तो देख लेते हैं उसको। ग्रुप में कर लो, देखते हैं बच्चे, मुश्किल होता है लेकिन चलो देख लेते हैं, आप ग्रुप में कर लो। मैं कुछ कर लूं बच्चे, नहीं मैं करूं तुसी ना करना। मैं 40-50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, उनको छोड़ के आपके लिए स्पेशल एक वो कर रहे हैं। ठीक है अनीब बच्चे, गुड बच्चे। अच्छा ग्रुप में मैसेज कर दो, इंशाल्लाह रिप्लाई आ जाएगा आपको। अगर कोई मसला होगा तो आप देख लो बच्चे, कुछ मैनेज कर लो। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कोई क्वेश्चन करने की तो इजाजत आपको हर वक्त रहेगी, ग्रुप में मैसेज कर दिया करना, रिप्लाई आ जाएगा इंशाल्लाह। तो नॉट अ बिग डील। तो बच्चों आई होप के कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। तो अगर कोई क्वेश्चन किसी का होगा तो काइंडली पूछ लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ विदहोल्डिंग अगेन, शिफा जारा बच्चे, सॉरी मैंने अभी आपका मैसेज पढ़ा है। शिफा जारा बच्चे, विदहोल्डिंग का कंसेप्ट हम बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं कि जब भी कोई एक्सपेंस की पेमेंट करनी है तो आपने टैक्स काटना है अगर आप प्रेस्क्राइब्ड पर्सन हो। प्रेस्क्राइब्ड पर्सन क्या होता है, सेक्शन 153 के बॉटम पे लिखा हुआ है, तो जरा वो पढ़ लेना बच्चे। अगर कोई मसला होगा वैसे हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, डिटेल्ड में, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है शिफा बच्चे। ओके बच्चे, चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह ओके हाफिज, कल सर, मिलते अल्लाह हैं हाफिज़ सर, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।